हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या हैं, कौन कौन है, इससे रिलेटेड जो भी हमें गुण है वो सारे गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। पूरा आप इसका गुण जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें चुंबकीय पदार्थ से रिलेटेड जो भी उसके गुण होते हैं वो सब बताया जाएगा, इसलिए धीरे धीरे सभी लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चुंबकीय पदार्थों के गुण। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? चुंबकीय पदार्थों के गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं चुंबकीय पदार्थ के गुण पढ़ने के लिए? चलिए ठीक है, तो हम लोग एक एक करके चुंबकीय पदार्थ के गुण आज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है वो चुंबकीय प्रेरण। क्या है पहला? चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। याद रखिए, पहला गुण जो है वो चुंबकीय प्रेरण है और चुंबकीय प्रेरण को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब इसकी परिभाषा को बताने से पहले हम इसको दो तरीके से बताएंगे। पहला आप ये समझिए कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को या चुंबकीय प्रेरण को हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं या बी से डिनोट करते हैं। बी बराबर होता है फाई बाई ए। क्या होता है? बी बराबर फाई बाई ए। तो बताइए फाई क्या है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए फाई क्या है। फाई क्या है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए फाई क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या? चुंबकीय फ्लक्स। इसका परिभाषा ही बताए थे, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसका मात्रक वेबर होता है। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो फाई है वो चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। और ए जो है वो एरिया है, मतलब क्षेत्रफल। मीन्स किसी भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम बी से डिनोट करते हैं, अर्थात बी बराबर फाई बाई ए। और यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स कौन सा राशि है? एक सदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वेबर पर मीटर होता है। क्या होता है? वेबर पर मीटर होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं टेस्ला। क्या हम कहेंगे? टेस्ला। या फिर हम इसको कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। जो और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा, क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। या फिर इसका अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण का जो सीजीएस मात्रक होगा वो क्या होगा? वो गाउस होगा। आप लोग जानते हैं। तो इसका ये परिभाषा हो गया। दूसरे तरीके से परिभाषित की बात हम लोग करें, ये तो पहला तरीका बता दिए, इस बहुत शॉर्टकट आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं कि किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर, सपोज दैट ये चुंबकित पदार्थ है, किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की वह संख्या है। किसी चुंबकित पदार्थ के भीतर चुंबकीय रेखाओं की वह संख्या है जो इनके लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से, जो इनके लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है। जो इनके लंबवत क्षेत्र से एकांक क्षेत्रफल से गुजरती है तथा इनके अंदर चुंबकीय प्रेरण का परिमाण अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसको हम बी से डिनोट करते हैं, अर्थात बी बराबर हम लिख सकते हैं फाई बाई ए। क्या लिख सकते हैं? फाई बाई ए। और यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कौन सा राशि है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। और
एरिया मीन्स क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर कर लेंगे। मीन्स इसका जो एसआई मात्रक होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसका दूसरा मात्रक की बात करें तो टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला भी कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी कहेंगे। और इसका अगर सीजीएस मात्रक की बात करें कि क्या सीजीएस मात्रक होगा, तो सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक गाउस होता है। क्या होता है, गाउस होता है। ये याद रखिएगा। ये फॉर्मूला हम एक बार फिर से नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 6 बजे जुड़ जाइए, क्योंकि बीच में आइएगा आपको डिस्टर्ब होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो हमको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। ऑनलाइन में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, साउंड का भी आप कभी कभी देखते होंगे साउंड कम जाता है, तो ये सब डिस्टरबेंस होती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आपको एक्चुअली फिजिक्स पढ़ना है तो आप 6 बजे से जुड़ जाइए। नहीं जुड़ते हैं, बीच में आते हैं, आपको डिस्टर्ब होगी, नहीं टॉपिक समझ में आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप एक्यूरेट 6 बजे आ जाइए, और जब तक क्लास चलता है तब तक आप बने रहिए। देखिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। जिस तरह से ईमानदारी से आप लोग सुबह शाम दोपहर लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक उसी तरह से टाइम दे दीजिए। 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, इस तरह से टाइम दे दीजिए। बाकी दिन आप मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ये कब तक करिए, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। फाइनल एग्जाम तक आप अपने आप को डेडिकेट करिए अपने एग्जाम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहेंगे। आज एक स्टूडेंट हमारी फोन की, ये ऑनलाइन अभी जुड़ी हुई है, फोन की, सर कुछ क्वेश्चन फंसा हुआ आप बता दीजिए जल्दी। हम तो सो रहे थे, दोपहर का टाइम था, सो रहे थे, तो उस समय फोन की, हम भी भंगुआए हुए थे कि क्या ये पूछ रही है। हम चलो भाई रिक्वेस्ट की, बताया, और बहुत इजी क्वेश्चन था। मे भी वो मेरे लिए इजी क्वेश्चन था, आपके लिए इजी क्वेश्चन नहीं था। क्यों इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि आप ढंग से पढ़े नहीं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, हम कोई भी डिफिनीशन वगैरह या फॉर्मूला बता रहे हैं, इसका एसआई मात्रक या ये कौन सा राशि है, ये सब जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओनली इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के लिए, मीन्स पास होने के लिए नहीं है। ये किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं, वो अगर फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो श्योर है, संजय सर का दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो याद रखिए, अगर आप पूरा लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो श्योर आप जानिए कि फिजिक्स में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, चाहे वो आपका थ्योरी का हो, चाहे सब्जेक्टिव का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, ये श्योर रहिए। लेकिन ये कब, जब हमारा पूरा क्लास लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, तभी। अधूरा आप पढ़ाई करिएगा तो कोई फायदा नहीं। और एक चीज आप जान लीजिए, कभी भी पढ़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पास करने के लिए नहीं पढ़िए। पढ़ाई तब तक करिए जब तक कि आपका नौकरी न लग जाए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर वो इंग्लिश मीडियम वाला वो मेरे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपके लिए सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से रिलेटेड। कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा इंग्लिश मीडियम में बताते, वो भी आप लोग देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम भी देख सकते हैं, आपके लिए कोई रोका नहीं है। आप देखिए, उसको समझिए, क्योंकि आगे आप लोग अगर आईएससी के बाद अगर बीएससी में जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो आप हिंदी के साथ यही सेम चीज इंग्लिश मीडियम में बताएंगे तो आपको तो पता चलेगा ना कि सर हिंदी में कैसे बता रहे हैं, इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो ये सेम चीज पढ़ाएंगे, तो उसको भी देखिए, आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि आगे बीएससी जरूर करिएगा, नहीं बीएससी करिएगा तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं पारा मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ मीन्स जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि इंटरमीडिएट के पास जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सब लोग जुड़े रहेंगे। तो ऐसा करिए कि पढ़ाई ऐसा कर लीजिए कि बाद में आपको इंटरमीडिएट से कोई भी आईएससी का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब देने में सक्षम हो। ऐसा पढ़ाई करिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए कम से कम आप लोग भी लाइक
करिए, लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे या फिर जो फेसबुक यूज करते हैं उस पे शेयर करिए। हमको भी अच्छा लगेगा कि चलिए हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में इतना सोचते हैं तो हम भी उनके लिए बहुत कुछ सोचें, क्योंकि देखिए मेहनत करते हैं तो हमको भी कुछ फल मिलना चाहिए। हमारे स्टूडेंट अगर शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो आप लोग जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। तो खैर हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं, फिर कुछ नए स्टूडेंट जुड़ गए तो उनको एक बार रिपीट करना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक बार रिपीट कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से डिनोट करते हैं। B इज इक्वल टू फाई बाई ए। क्या होता है? B इज इक्वल टू फाई बाई ए। फाई बाई ए, फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और ए जो है वो एरिया है। क्या है? ए जो है एरिया है। यदि इसको डिफाइन करना हो तो कहेंगे एकांक क्षेत्रफल में चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। देखिए पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को B से निरूपित करते हैं, अर्थात B बराबर फाई बाई ए। क्या होता है? B बराबर फाई बाई ए। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो राशि है वो सदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कौन सा राशि है, तो कहेंगे या एक सदिश राशि है। सॉरी, क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो कौन सा राशि है? एक सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है एरिया होता है, मींस मीटर स्क्वायर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला भी होता है। क्या होता है? टेस्ला भी होता है। या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या कहिएगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक की बात करते हैं। सीजीएस मात्रक जो होता है वो गाउस होता है। याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, वो क्या होता है? गाउस होता है। कैपिटल G से निरूपित करते हैं। तो ये क्लियर हो गया पहला। किसी को प्रॉब्लम, किसी को डाउट? चलिए, तो ये पहला हमारा क्लियर हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय पदार्थों के गुण। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो पहला गुण तो क्लियर हो गया। 5 गुण हम आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा गुण की बात कर रहे हैं, चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकन की तीव्रता। इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकित पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय तीव्रता। फिर से एक बार समझ लीजिए। चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी चुंबकित पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहलाती है। चुंबकन तीव्रता को हम कैपिटल I से निरूपित करते हैं। क्या चीज से निरूपित करते हैं? कैपिटल I से करते हैं। और कैपिटल I इज इक्वल टू M बाई V। याद रखिएगा क्या? कैपिटल I इज इक्वल टू M बाई V। M जो है वो चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। V जो है वो आयतन है। क्या है? आयतन। और I जो है वो चुंबकीय तीव्रता है या चुंबकन की तीव्रता कहिएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म को हम कैपिटल I से निरूपित करते हैं। तो हम कहेंगे कैपिटल I इज इक्वल टू M बाई V। M जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है।
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, भी जो है वो आयतन है। तो हम कहेंगे सिंपली, अगर परिभाषा देखिए, परिभाषा आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि छापिएगा तो ही हम लिखेंगे, ऐसा नहीं, कुछ अपने से फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप परिभाषा को लिख सकते हैं, कोई टीचर नहीं काट सकता है, ये हमारी गारंटी है। तो I = m/v, एकांक आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा को हम क्या कहेंगे, चुंबकन की तीव्रता कहेंगे। एकांक आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा को हम चुंबकन की तीव्रता कहेंगे। चुंबकन की तीव्रता को कैपिटल I से निरूपित करते हैं। क्या चीज से करते हैं, कैपिटल I से निरूपित करते हैं। और कैपिटल I = m/v, जहां m जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और v जो है वो आयतन है। अब सवाल ये है कि चुंबकन की तीव्रता I जो है वो कौन सा राशि है। तो आप लिख लीजिएगा, चुंबकन की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, यह एक सदिश राशि है। चुंबकन की तीव्रता कौन सा राशि है, एक सदिश राशि है। लिख सकते हैं यहां पर, यह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए बताइए फटाफट, क्या होगा बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। SI मात्रक क्या पढ़े हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। आप भी बोलिए तो ही याद होगा, सिर्फ सुनने से याद नहीं होगा। जो चीज बोल देते हैं ना, एक बार किसी को सुना देते हैं तो हमेशा याद रहता है। तो जब हम बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप भी बोलिए, याद हो जाएगा। सिर्फ मन में बोलने से नहीं, बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलेगा वो याद हो जाएगा। तो याद रखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आयतन का मात्रक बताइए क्या होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो सपोज दैट इसको हम लिख लेते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये है मीटर क्यूब। तो एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम्पियर पर मीटर। क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। किसका मात्रक, तो चुंबकन की तीव्रता। तो चुंबकन की तीव्रता का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर। चुंबकन की तीव्रता का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर। और ये कौन सा राशि है, तो कहेंगे यह एक सदिश राशि है। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसका जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। किसी को डाउट है दो प्रॉपर्टी पढ़ने में, कोई प्रॉपर्टी पढ़ने में डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए हैं और हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग पूरा जरूर। अब हम लोग तीसरा मीन्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तीसरा गुण की बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चुंबकीय पदार्थ की गुण। चुंबकीय पदार्थ की गुण हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा चुंबकीय पदार्थ के गुण। तो तीसरा चुंबकीय पदार्थ के गुण जो है वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल H से निरूपित करते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को क्या चीज से निरूपित करते हैं, कैपिटल H से निरूपित करते हैं। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है क्या, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। इसको बात करके पढ़िए, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ऐसा चुंबक जहां तक उसका एक तीव्रता हो, यानी कि उस तीव्रता में जिस पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता हो, तो उसे हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको कहेंगे परिमाण या सीमा। सीमा मतलब जहां तक चुंबकन क्षेत्र की सीमा हो, परिमाण या सीमा जहां तक चुंबकन क्षेत्र के किसी पदार्थ को चुंबकित कर सकता है,
चुंबकित मतलब अगर सपोज दैट ये चुंबक है, इसकी एक अपना सीमा होगी, एक आपका इसका परिमाण होगा, जहां तक इसके आसपास के पदार्थ अगर कोई रखे चुंबकीय पदार्थ को तो उसको खींच ले या उसको चुंबकित कर दे। तो जहां तक किसी चुंबकीय पदार्थ की सीमा हो उस पदार्थ को चुंबकित करने की, तो उसे हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र B0, चुंबकन क्षेत्र B0 तथा निर्वात में पारगम्यता के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। अर्थात H = B0/μ0। याद रखिएगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं चुंबकन क्षेत्र की तथा पारगम्यता की अनुपात को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? चुंबकन क्षेत्र तथा निर्वात में चुंबकन क्षेत्र तथा निर्वात में पारगम्यता के अनुपात को हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कैपिटल H = हम लिख सकते हैं B0/μ0, B0/μ0। या अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, B0 = μ0H। हम आगे इसका यूज करेंगे, इसलिए अभी बता दे रहे हैं, जब रिलेशन बताएंगे तो वहां पर ये यूज करेंगे। इसलिए सारे फॉर्मूला को याद करिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं सबका एक दूसरे से रिलेशन करके संबंध स्थापित करेंगे, बताएंगे कि कौन हम कब क्या पढ़ाए थे। इसलिए याद रखिएगा, हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H = B0/μ0, या अगर हमें B0 निकालना हो तो μ0 × H कर लेते हैं। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कौन सा राशि है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? तो कहेंगे चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? एक सदिश राशि है। अगर इसका मात्रक पूछे जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक कहेंगे एम्पियर/मीटर। क्यों कहेंगे एम्पियर/मीटर? क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम टेस्ला पढ़े हैं और इसका पढ़े हैं टेस्ला एम्पियर/मीटर। क्या पढ़े हैं? टेस्ला पर एम्पियर/मीटर पढ़े हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा टेस्ला कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा? एम्पियर/मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर/मीटर। ये आपका मात्रक हो जाएगा, याद रखिएगा, एम्पियर/मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक एम्पियर/मीटर, या फिर इसको हम एम्पियर/फेरोमीटर कहेंगे, एम्पियर/फेरोमीटर पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा? एम्पियर/फेरोमीटर। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, क्योंकि चुंबक तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, एन फेरो हो सकते हैं, परिनालिका हो सकता है। तो सबके लिए जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होगा अलग अलग होगा। न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, तो वहां पर कहां से ये फॉर्मूला आ गया हम आपको बताएंगे कि यहां से आया है। तो ध्यान से समझिएगा, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का 2 उदाहरण हम दे रहे हैं। सबसे पहला की बात करें, धारा युक्त ए त्रिज्या तथा एन फेरो वाली कुंडली के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई कुंडली है, कुंडली मतलब कोई सर्किल, कोई वृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या जो है स्मॉल ए है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें एन कुंडली है। एन का मतलब कि बहुत सारे लपेटा गया है, इसको इस तरह से, बहुत सारा इस तरह से कुंडली को लपेटा गया है। तो मान लेते हैं उसको त्रिज्या स्मॉल ए है, जिसमें एन फेरे लपेटे गए हैं, उसका जो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होगा वो कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम पढ़े हैं H = B0/μ0। क्या पढ़े हैं? H = B0/μ0। तो किसी भी धारा युक्त कुंडली में प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना होता है μ0 n/2a। ये हम लोग थ्योरी स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ रहे थे तो बताए थे, किसी भी धारा युक्त कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 n/2a
2a पढ़े थे, तो b की जगह पर हम b नॉट की जगह पर ये रख दिए, ये मी नॉट कट जाएगा, तो बचेगा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H इज इक्वल टू NI/2a। क्या बचेगा? H इज इक्वल टू NI/2a। तो ये था किसी भी कुंडली धारावाही प्रवाहित स्मॉल a त्रिज्या के कुंडली में। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे उदाहरण की बात करें, तो प्रति एकांक लंबाई पर n फेरों वाली I धारा युक्त परिनालिका के लिए यदि कोई n फेरे वाली I धारा प्रवाहित होकर के n धारा, जैसे सपोज दैट ये परिनालिका है जिसमें n फेरे हैं और I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसकी तीव्रता क्या होगी? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो बताए थे कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो परिनालिका होती है उस परिनालिका में सबसे ज्यादा होता है। जितना धारा प्रवाहित होती है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जितना फेरों की संख्या होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए H इज इक्वल टू B नॉट बाई, हम लिख सकते हैं B नॉट बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू B नॉट की जगह पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट NI। किसी भी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा n फेरों वाली संख्या में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मी नॉट NI भी पढ़ चुके हैं। परिनालिका का जो वीडियो है वो आप लोग जरूर देखिएगा। तो परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा I के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है मी नॉट NI बाई म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू क्या होगा? NI। N जो है वो फेरों की संख्या है और I जो है वो विद्युत धारा है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा गुण था, किसी भी चुंबकीय पदार्थ के ये तीसरा गुण था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे चौथा जो चुंबकीय पदार्थ के गुण है, चौथा गुण की बात करेंगे। 3 थे पढ़ चुके हैं, 6 हम लोग पढ़ेंगे और कुछ रिलेशन बता देंगे फटाफट, ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब? चौथा चुंबकीय पदार्थ के गुण। तो चौथा भी आप लोग जो भी है वो। अब हम लोग नेक्स्ट गुण पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है या चुंबकीय ग्राह्यता क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ये चौथा गुण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय ग्राह्यता। ये जो नाम है, नाम से ही आप इसका मीनिंग निकालिए कि ग्राह्यता मतलब क्या होता है। ग्राह्यता का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण कर लेना, उसी को ग्राह्यता बोलते हैं। और किसको ग्रहण करना? तो चुंबक को ग्रहण करना, तो उसी को हम चुंबकीय ग्राह्यता बोल देते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, बोलते हैं उसकी प्रवृत्ति अच्छी है, उसकी प्रवृत्ति खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति अच्छी होने का मतलब कि वो हर अच्छे गुणों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो सीख लेता है, तो उसको बोलते हैं उसकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है। और कुछ को बोलते हैं देखो उसकी प्रवृत्ति बहुत खराब है, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा गलत काम करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं उसकी प्रवृत्ति गलत है। तो इस तरह से ही चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र की ग्राह्यता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ये चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब यह है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख दे तो वो उसको क्या करता है? चुंबकत कर देता है, चुंबकित कर देता है। तो इसी को बोल देते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कि किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। यानी कि कोई पदार्थ है, जैसे चुंबकीय कोई पदार्थ है, वो चुंबक को ग्रहण करने की ज्यादा मतलब शक्ति रखता है, तो उसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कह देते हैं। और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है बहुत अधिक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहेंगे, जो चुंबकीय प्रवृत्ति नर्म लोहे की होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो नर्म लोहे की होती है वो स्टील की नहीं हो पाती है। मीन्स स्टील की तुलना में अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो नर्म लोहे की ज्यादा होती है। नर्म लोहा, नाम से ही पता चल रहा है नर्म लोहा। एक लड़का जो होता है बहुत टेढ़ किस्म का होता है, बदमाश किस्म का होता है। एक लड़का जो होता है बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण होता है। वो हर बातों को फॉलो करता है, हर बातों को सीखने की कोशिश करता है। उसमें एक ऐसी गुण होती है, तो बोलते हैं ये बहुत जो बच्चा है
बहुत ही संस्कारिक है, बहुत ही इसके अंदर संस्कार मतलब भरा हुआ है, तो ऐसे बोल देते हैं। आज जो बच्चा टेढ़ होते हैं उसका दिमाग थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, उसको कुछ भी कहो तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, बार बार कहा जाता है फालतू कमेंट नहीं करिए, लेकिन मानते नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उसको कमेंट करिए, ये नहीं कि हाल चाल पूछें क्या बात है। मीन्स आपको करना है ठीक है करिए, लेकिन पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे फोन करिए, बहुत सारा है आपके पास साधन, वो आप कर सकते हैं। अब इस कमेंट बॉक्स में करिएगा तो आपको भी डिस्टर्ब होगा और हमको भी डिस्टर्ब होगा, और इसमें जितने भी ऑनलाइन बच्चे जुड़े हैं सबको डिस्टर्ब होगा। तो कम आप किसी को बना नहीं सकते हैं तो आप बिगाड़ने की भी कोशिश मत करिए। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि कमेंट वही करिए जो आपसे पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे थे चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? किसी भी चुंबकीय पदार्थ, चुंबक को ग्रहण करने की शक्ति, चुंबक को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, उसी को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो नर्म लोहा है स्टील की तुलना में उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक है, नर्म लोहे की, स्टील की, कोबाल्ट की, इस तरह से पूछता है तो हम कहेंगे नर्म लोहे की, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है उसका आंसर। नर्म लोहा जो है जल्दी ही चुंबक क्षेत्र को मीन्स ग्रहण कर लेता है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी कहेंगे, जो हम कहेंगे ग्रहण करने की क्षमता, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसको सरलता से, यानी कि अगर ये चुंबक है, इस चुंबक के पास में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो तुरंत सीख लेता है। तो जो ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं गुरु के पास आए और ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो ज्ञान ग्रहण करने का मतलब है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर किसी को ज्यादा बताते हैं किसी को कम। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चों को इक्वल बता रहे हैं, तो कुछ बच्चे हमारी बात को फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं क्या सर बोल रहे हैं। तो जो बच्चा ध्यान से सुनता है, एक्सेप्ट करता है हर चीजों को, तो जल्दी ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छा शिष्य है, क्योंकि हर चीज को ध्यान से सुनता है। कुछ बच्चे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं, बस उनका दिमाग कहीं और है, कुछ पढ़ रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं कि कौन क्या लिख रहा है उसका जवाब दे। तो ऐसे जो करते हैं तो शायद उनको दिमाग में वो चीज नहीं घुसता है जो सर बोल रहे हैं, जो गुरुजी बोलते हैं। तो इस चीज को समझिए कि ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ऐसा नहीं है कि मीन्स वो ज्यादा खाता है इसलिए उसके पास ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक्टिविटी जो है उस टाइप की बन गई है। आदत मीन्स हैबिट मेक्स मैन हैबिचुअल, जो हैबिट होता है वही हैबिचुअल कर देता है। मीन्स आदत जो है वो एक ऐसी बना देता है कि जो इंसान को मीन्स दूसरे रास्ते में जाने से रोकता है। इसलिए आप अपनी आदत को इस तरह से बनाइए जो आपकी एक दिशा में जाने की कोशिश हो। तो हम बात कर रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, मीन्स लोहे की जो नर्म लोहे की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है स्टील से कहीं अधिक होती है। तो इसको हम डिफिनीशन के रूप में कहेंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा ग्रहण की गई चुंबक मीन्स उसके द्वारा सरलता से चुंबकन ग्रहण करने की क्षमता। जैसे हमने बताया कि नर्म लोहे की जो क्षमता होती है स्टील से कहीं अधिक होती है, वो तुरंत चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण कर लेता है। नर्म लोहे क्या करता है? तुरंत चुंबकीय क्षेत्र को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जो हमारा परिनलिका होता है उसमें अगर नर्म लोहे अगर घुसा देते हैं, डाल देते हैं उसके अंदर, तो उसकी चुंबकित बहुत अधिक बढ़ जाती है और वो चुंबकित हो जाता है। तो ये था हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति। या फिर इसको ऐसे भी डिफिनीशन कर सकते हैं कि यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ को आसानी से चुंबकन को दर्शाता है। मीन्स यह किसी मतलब चुंबकीय पदार्थ है या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये जल्दी ही चुंबकित हो जाता है, ये चुंबकित होने की दर्शाता है, इसी को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को जाई एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? जाई एम, याद रखिए क्या? जाई एम। जाई एम को ऐसे लिखते हैं
टेढ़ा एक्स की तरह होता है, ये सोज है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है एम। मैग्नेटिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में चुंबकीय पारगम्यता या फिर हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति बोल लेते हैं। इसको हम लोग शुद्ध भाषा में जाई एम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जाई एम। जैसे टेस्ला पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इसको जाई एम से पढ़ते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कहेंगे, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई तथा चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई और चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात होती है, अर्थात जाई एम इज इक्वल टू आई बाई एच। क्या हम करेंगे? जाई एम इज इक्वल टू आई बाई एच। और यहां पर देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। तो ध्यान से आप समझिएगा, आई का मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। इसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर। तो दोनों मात्रक कट गया, मतलब जाई एम जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का क्या मात्रक होता है? कोई नहीं मात्रक होता है। क्या होता है? कोई नहीं। कहेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है। जब मात्रक नहीं होगा तो उसकी बीमा भी नहीं होगी, इसलिए यह बीमाहीन राशि है। क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति एक बीमाहीन राशि है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? एक बीमाहीन राशि है। और एक चीज खास बात बताएंगे कि ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है एक राशि है। क्या है? एक राशि, मतलब एक संख्या है। ये संख्या को निरूपित करती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत प्रकार की, मीन्स बहुत जो पदार्थ होती है सब पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, सबसे पहला जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है द्रव्यमान चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति द्रव्यमान के लिए अगर हमें निकालना हो तो जाई एम इज इक्वल टू जाई बाई स्मॉल डी। जाई बाई क्या करेंगे? स्मॉल डी। ये चुंबकीय प्रवृत्ति है किसका? तो द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान की चुंबकीय प्रवृत्ति हमारा क्या होगा? जाई एम इज इक्वल टू मीन्स मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी इज इक्वल टू जाई बाई डी, जहां डी जो है पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मैटर, ये पदार्थ का घनत्व डी को डिनोट करता है। यदि हम दूसरे की बात करते हैं, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या? मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति जाई मोलर इज इक्वल टू जाई बाई स्मॉल डी। क्या है? जाई बाई स्मॉल डी इंटू ए। दिखाई नहीं दे रहा है ना? हम बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं है सब चीज देख करके ही लिखा जाए, कुछ सुन करके भी लिखा करिए। तो क्या लिखे हैं? जाई मोलर इज इक्वल टू जाई बाई डी इंटू ए। जाई बाई डी इंटू डी मीन्स ये हमारा जाई मोलर इज इक्वल टू जाई बाई डी इंटू ए, जहां ए जो है पदार्थ का अणुभार मीन्स एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कर लेते हैं, जहां ए जो है एटॉमिक वेट यानी कि पदार्थ अणु का भार है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चुंबकीय प्रवृत्ति आपको बता रहे हैं। देखिए चुंबकीय पदार्थ जो होती है वो तीन भागों में बांटा गया है। एक जो है वो आपका प्रतिचुंबकीय, क्या होता है? एक प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय, एक लौह चुंबकीय। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम आगे इस वीडियो मीन्स इस तीनों की चर्चा हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। तो जो चुंबकीय पदार्थ है ये तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फिर दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ। अब तीनों की अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों की अगर चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की होती है, प्रति यहीं से प्रति मतलब क्या हो गया? उसका उल्टा, यानी कि उसको विरोध करना है। इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? प्रतिचुंबकीय का चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, बहुत कम होता है। क्या होती है? बहुत कम होता है। दूसरा बात करते हैं प्रति मीन्स जो अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय की ये हम बोर्ड पर नहीं लिखे, आप लोग लिखिएगा, सुन करके लिखिएगा, जरूरी नहीं कि सब चीज हम लिखें। तो ध्यान से समझिएगा, प्रतिचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति जान गए कि ऋणात्मक होती है, मतलब बहुत अल्प होती है, बहुत कम होती है।
सेकंड की बात करते हैं अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? वो धनात्मक होती है लेकिन अल्प होती है। ध्यान से समझिएगा, अनुचुंबकीय की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक होती है लेकिन अल्प होती है। अल्प, यहाँ पे अल्प वर्ड लगा है, ये इस बात को ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? धनात्मक होती है और अल्प होती है। लेकिन तीसरी बात कर रहे हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक तो होती है लेकिन बहुत अधिक होती है। याद रखिएगा, जो लौह चुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक होती है और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो तीनों समझ में आया है। प्रति चुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, मीन्स बहुत कम होती है। अनुचुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो धनात्मक होती है लेकिन वो थोड़ा सा होती है, मीन्स अल्प होती है। और सबसे लास्ट जो है लौह चुंबकीय प्रवृत्ति। लौह चुंबकीय प्रवृत्ति की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है लेकिन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो होता है, क्यों ऐसा होता है आपको बताना चाहेंगे। आई जो है, ध्यान से समझिए, आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जो अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में जो वैल्यू होता है आई समानुपाती नहीं होता है, जिसकी वजह से भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये फटाफट ये आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आप सभी लोग ले चुके होंगे इसको स्क्रीनशॉट। अब हम लोग ये 4 था, 5th 6th 2 और है उसकी चर्चा करेंगे, तो उसको भी आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग 4th तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग 5th की बात करेंगे। ध्यान से समझिए क्या है 5th। अब हम लोग बात करेंगे 5th और 6th का जो चुंबकीय पदार्थ के गुण है। तो हम लोग 5वां की बात करते हैं। 5th जो है चुंबकीय पारगम्यता अथवा चुंबकशीलता। चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीयशीलता की बात करेंगे कि चुंबकीयशीलता किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसकी परिभाषा। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी हो, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H में चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसका उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी हो, तो B और H के अनुपात को ही हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। अर्थात म्यू इज इक्वल टू B बाई H कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे? B बाई H। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र H में यदि चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं जिसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B हो, तो उसकी जो B तथा H का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग चुंबकशीलता कह देते हैं, अर्थात म्यू कह देते हैं। म्यू इज इक्वल टू, यानी कि चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इज इक्वल टू B बाई H करेंगे। म्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे? B बाई H करेंगे। और जो म्यू है इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो ध्यान से समझिए, इसका वेबर पर एम्पियर पर मीटर होता है। क्या हमारा मात्रक होगा? वेबर पर एम्पियर पर मीटर होगा, या हम हेनरी प्रति मीटर भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या हम कहेंगे? हेनरी प्रति मीटर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर कह सकते हैं। किसका मात्रक? तो चुंबकशीलता का। याद रखिएगा, चुंबकशीलता क्या है? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B हो, तो B तथा H के अनुपात को ही हम चुंबकशीलता कह देते हैं। चुंबकशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं, अर्थात म्यू इज इक्वल टू B बाई H। इसका एसआई मात्रक जो होगा हम कहेंगे वेबर पर एम्पियर पर मीटर या हेनरी प्रति मीटर कहेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए निरपेक्ष चुंबकशीलता किसे कहेंगे, तो निरपेक्ष चुंबकशीलता के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ म्यू नॉट और यहाँ पर B नॉट बाई H कर लेते हैं। जो B नॉट है, B नॉट जो है वो निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम लोग निरपेक्ष चुंबकशीलता कह देते हैं। अर्थात
निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई एच, जहां पे बी नॉट जो है वो उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ये हो गया फिफ्थ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है। चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। चुंबकशीलता किसे कहते हैं? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर उसकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू B बाई एच। चुंबकशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर पर एम्पियर पर मीटर होता है या हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। यदि हम निरपेक्ष चुंबकशीलता की बात करें तो निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई एच करेंगे। म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई एच करेंगे, जहां बी नॉट जो है वो निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। हम इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये था हमारा चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, जो कि दोनों एक ही है। अब बात करते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता। जिस तरह से पहला चैप्टर आप लोग पढ़े थे आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसमें हम आपको बताए थे एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ाए थे, उसी तरह से यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट पढ़ेंगे। याद रखिएगा दोनों का डिफिनीशन सेम है। मींस जो विद्युतशीलता में हम लोग पढ़े थे आपेक्षिक विद्युतशीलता, वही निरपेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़े थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता है। यहाँ पे चुंबकशीलता जुड़ गया है इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ध्यान से समझिएगा, हम कहेंगे डिफिनीशन में किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को उस वस्तु की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे हम म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। क्या? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। जिस तरह से हम लोग एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, मीन्स आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़े थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट है। कोई किसी को डाउट है? अब ध्यान से समझिएगा, इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन करना हो तो ध्यान से समझिएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के अंदर, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे पदार्थ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B तथा उसी क्षेत्र में निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B नॉट हो, B नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, अर्थात म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट। क्या लिखे हैं? म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट। तो इस तरह से दोनों में डिफिनेशन सेम है। डिफिनेशन यहाँ पर म्यू बाई म्यू नॉट था, यहाँ पर म्यू आर बाई मीन्स बी बाई बी नॉट है, यही फर्क है। और सबसे खास बात बताएंगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट की, ध्यान से समझिए। जो म्यू आर है, क्या म्यू आर, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे।
ध्यान से समझिएगा, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है जिसको म्यू आर कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर जिसको कहते हैं, म्यू आर जो है, म्यू आर का जो मान होता है निर्वात में 1 होता है। याद रखिएगा, निर्वात में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, निर्वात में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभी जो भी बताएंगे टोटल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये सारे चीज को समझने की कोशिश करिए। निर्वात में आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है? 1 होता है। जो चुंबकशीलता का मात्रक होता है वो कुछ नहीं होता है। अपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। जब मात्रक नहीं होता है तो बीमा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह एक संख्या है। म्यू आर यानी कि अपेक्षिक चुंबकशीलता एक प्योर, एक शुद्ध संख्या है, इसलिए हम लिखे हैं इसका मात्रक जो होता है 1 होता है। अब बात करते हैं चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबकीय पदार्थ है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक जो है अनुचुंबकीय पदार्थ, और एक जो है आपका मीन्स हम कह सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। 3 प्रकार के हो गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में इसमें। इसकी हम बात करने जा रहे हैं जो चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकशीलता है म्यू आर। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत कम होता है। क्या होता है? 1 से बहुत कम होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रति चुंबकीय एक से कम होता है, अर्थात हम कहेंगे 0 इज ग्रेटर देन म्यू आर इज लेस देन 1। तो 0 और 1 के बीच में है। क्या कहेंगे? 0 इज लेस देन म्यू आर और म्यू आर इज लेस देन 1, यानी कि म्यू आर का मान 0 और 1 के बीच में होता है। 1 से कम होने का मतलब 0 से कम नहीं, क्या 0 और 1 के बीच में होता है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो होता है वो कितना होता है? ये हमेशा बच्चे गलत करते हैं। दवा आपको लिख करके दे रहे हैं कि किसी भी बच्चे से पूछिएगा वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्लियर उसको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाता है, चाहे कहीं भी बच्चा पढ़े। रटता है तो भी भूल जाता है, क्योंकि दोनों आसपास अभी हम बताएंगे तो ध्यान से समझिए, कंफ्यूज हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है 1 से कम होता है लेकिन 0 से ज्यादा होता है, मीन्स 0 और 1 के बीच में होता है। दूसरा जो है मीन्स नेक्स्ट अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है, अर्थात हम कहेंगे म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता का मान होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है 1 से अधिक होता है। ध्यान से समझिए, 1 से अधिक बोल रहे हैं, 1 से बहुत अधिक नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 से अधिक। याद रखिएगा, चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से अधिक होता है, अर्थात म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 क्या होता है? म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। अब तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता
एक से बहुत अधिक, अर्थात हम करेंगे क्या, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। याद रखिएगा, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है एक से बहुत अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होता है, एक से बहुत अधिक होता है। ये इसको हमेशा याद रखे रहिएगा। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हम बताए हैं कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है निर्वात के लिए 1 होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, अर्थात 0 और 1 के बीच में होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। एंड लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकशीलता का मान होता है वो आपका 1 से बहुत अधिक होता है, मींस म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्लियर हो गया, ये सारे टॉपिक सारे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक रिलेशन पढ़ेंगे, एक संबंध पढ़ेंगे। क्या हम बताएं संबंध, आप लोगों को बताएं, कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं एक संबंध बता दें, क्योंकि इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है वो बता देंगे तो हमें एक लॉन्ग टॉपिक मिल जाएगा जिसमें हम प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय की बात करेंगे। वो एक लंबा टॉपिक, वो 1 घंटा का टॉपिक होगा। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है उसको हम क्लियर कर ले रहे हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, हम पढ़ा दें और उसमें कुछ एक न्यूमेरिकल भी बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसके बाद वो टॉपिक आप लोग जरूर देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान से समझिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। अब हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय पारगम्यता के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, समझ लीजिए। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है। इस वीडियो को अगर जो लोग नहीं देखा है तो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, ध्यान से समझिएगा। चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी भी पदार्थ में कुल जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो हम लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, किसी पदार्थ की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के योग के बराबर होता है। क्या हम करेंगे, किसी पदार्थ में कुल चुंबकीय फ्लक्स भी जो है वो क्या है, कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B0 तथा पदार्थ के चुंबकीय घनत्व Bm के कारण हम कहेंगे जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का योग होता है, अर्थात B = B0 + Bm। ये B जो है कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, B0 है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, Bm जो है वो किसी भी पदार्थ का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B = B0 और Bm लिखेंगे, B0 + Bm। चूंकि आप जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, B0 = हम लोग पढ़े हैं μ0 × H। क्या पढ़े हैं, μ0 × H। तथा हम ये भी पढ़े हैं Bm = क्या पढ़े हैं, μ0 × Y। ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं B0 = μ0 × H तथा Bm = पढ़ चुके हैं μ0 × I। तो समीकरण 1 से करते क्या है, समीकरण 1 से हम करेंगे B ध्यान से समझिएगा, B B0 के जगह पर μ0 H और प्लस Bm के जगह पर μ0 × I कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, μ0 कॉमन है, H प्लस हम I कर लेते हैं, ये B है। दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ H से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर, तो भाग देंगे तो B/H =
म्यू नॉट इंटू एच बाई एच कर लेते हैं प्लस आई बाई एच कर लेते हैं। तो ये तो कट जाएगा और चूंकि आप जानते हैं ये b बाई एच क्या जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच जानते हैं और क्या जानते हैं, और ध्यान से समझिएगा I बाई एच यानी कि चाई m इज इक्वल टू क्या जानते हैं, I बाई एच। तो हम इसके जगह पर हम लिखते हैं क्या, हम लिख लेते हैं b बाई एच की जगह पर हम लिख लेते हैं क्या, म्यू इंटू नॉट इंटू 1 प्लस, और इसके जगह पर क्या लिख लेते हैं, I बाई एच की जगह पे चाई m लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, चाई m। ये आपको बात समझ में आया, किसी को डाउट? अब क्या करते हैं, इसको यहां पर लाते हैं, यानी कि म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस चाई m कर लेते हैं, जाई m। और चूंकि हम जानते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, पढ़ चुके हैं ना, ये पढ़ चुके हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई m, ये आपका हो गया रिलेशन। म्यू आर क्या है, चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय सुग्राह्यता या प्रवृत्ति में संबंध स्थापित हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम क्या किए हैं कि किसी भी पदार्थ में चुंबक, किसी भी पदार्थ में क्या करेंगे, जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा वो B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम करेंगे, कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और चूंकि हम लोग ये पढ़े हैं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ये पढ़ चुके हैं। फिर बी एम इज इक्वल टू पढ़ चुके हैं म्यू नॉट इंटू आई। तो दोनों का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, पुट कर दिए। दोनों में म्यू नॉट क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लिए, तो बचेगा h प्लस आई। अब दोनों तरफ h से भागा देंगे, क्या करेंगे, h से भाग देंगे, तो h से भाग देंगे तो b बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच बाई एच प्लस आई बाई एच, एच कट जाएगा, आई बाई एच बचेगा। चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं b बाई एच इज इक्वल टू म्यू और जाई m इज इक्वल टू आई बाई एच पढ़े हैं, तो ये दोनों का मान पुट करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस जाई m हो जाएगा। और ये हम बाई में करते हैं म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस जाई m, और चूंकि हम जानते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, तो इसके जगह पे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई m। ये पढ़ चुके हैं। एक स्पेशल न्यूमेरिकल इस थ्योरी पे हम बनाने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए जल्दी फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं, आप लोग भी बनाइएगा। लास्ट न्यूमेरिकल एक ही बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आपका आंसर कितना आया है। बहुत छोटा न्यूमेरिकल है, बन जाएगा फटाफट। एक 500 फेरे 5000 है, 5000 फेरे प्रति मीटर युग आदर्श परिनलिका सापेक्ष पारगम्यता 5000 लोहे 5000 किलो है क्रूड रखती है। तथा 4.0 एम्पियर धारा की परिवहन करती है। गणना कीजिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं चुंबकीय तीव्रता
सेकेंड पॉइंट में कर रहा है चुंबकीय तीव्रता H परिनालिका के केंद्र पर सेकेंड कह रहा है लोहे की चुंबकीय पारगम्यता, लोहे की चुंबकीय पारगम्यता। तीसरा जो है लोहे की चुंबकीय सुग्राहिता, लोहे की चुंबकीय सुग्राहिता। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5000 फेरे प्रति मीटर युक्त आदर्श परिनालिका सापेक्ष पारगम्यता 5000 की लोहे क्रोड रखती है तथा 4 एम्पीयर की धारा परिवहन करती है। गणना कीजिए चुंबकीय तीव्रता H परिनालिका के केंद्र पर लोहे। दूसरा कह रहा है लोहे के चुंबकीय पारगम्यता। तीसरा कह रहा है लोहे की चुंबकीय सुग्राहिता। जो वैल्यू दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं। यहां पर ये M दिया है 500 फेरे, 5000 दिया है और म्यू आर का मान दिया है आपका 5000 और I दिया है आपका 4 एम्पियर कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है क्या, H ज्ञात करना है। सेकेंड ध्यान से समझिएगा, सेकेंड में क्या कह रहा है म्यू। सेकेंड में हम म्यू निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्या है लोहे की चुंबकीय पारगम्यता। तीसरा जो है आपका म्यू आर। तीसरा में हमें क्या निकालना है जाई एम, चुंबकीय सुग्राहिता मीन्स जाई एम निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हम करते क्या है कि एक एक करके इसको निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो है पहला पॉइंट H निकालेंगे तो H इज इक्वल टू एन आई पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? H इज इक्वल टू एन आई। तो N के जगह पर हम 5000 कर लेते हैं, I के जगह पर हम 4 लिखते हैं, 5 का 20, ये 1 2 3 और इसका जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो ये पहला का आंसर हो गया। ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना है सेकेंड, म्यू निकालना है। सेकेंड में म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आर। क्या होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये पढ़ चुके हैं ना, ये आप पढ़े हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट पढ़े हैं ना। यदि हमें म्यू निकालना है तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है क्या आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और इंटू म्यू आर की जगह पर हम 5000 रख लेते हैं या 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 5000। कैलकुलेशन आप करिएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होगा। हम आपको बता दे रहे हैं सर 6.287 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 3 और इसका मात्रा क्या होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं म्यू का मान निकालते हैं। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। म्यू आर की जगह में 5000 रखते हैं। सबका क्या करते हैं वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तीसरा जो है तीसरा ध्यान से समझिएगा जाई एम निकालना है। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं अभी एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम पढ़े हैं ना। तो जाई एम निकालना हो तो हम क्या करेंगे जाई एम इज इक्वल टू म्यू आर -1 करेंगे ना। म्यू आर इज इक्वल टू क्या करेंगे -1। तो म्यू आर की जगह पे 5000 कर लेते हैं -1 यानी कि 4999। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी तरह से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरी कंप्लीट हो गया, सारा डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में बात कर चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।